हेलो एवरीवन, आज हम लोग ब्लड ग्रुप देखेंगे। दो ब्लड ग्रुपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने किसी को कहते हुए सुना होगा मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव। मतलब ए बी के साथ पॉजिटिव और निगेटिव भी चलता है निश्चित रूप से। तो दो जो इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुपिंग है, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है और दूसरा आरएच ब्लड ग्रुपिंग है, जो हम बाद में देखते हैं। और आरएच के आधार पर ही हम ब्लड को कहते हैं पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप सबसे पहले रिपोर्ट किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में इन्होंने रिपोर्ट किया था और इन्होंने बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स में 4 तरह के ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी और ओ। ये 4 तरह के लोगों में पाया गया। दुनिया भर के लोगों में बस यही 4 ही ग्रुप होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के आधार पर। आइए देखते हैं ये है क्या, एबीओ ये आखिर है क्या। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आपने पढ़ा होगा कि एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील होते हैं। ठीक है, मल्टीपल एलेलिज्म भी हम पढ़ेंगे। मल्टीपल एलेलिज्म का मतलब हुआ कि एक जीन के 2 से अधिक एलील का होना। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ये भी मल्टीपल एलेलिज्म का एक बढ़िया सा उदाहरण है। ठीक है, इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इसको आई जीन कहते हैं। आई फॉर आइसो एग्लूटिनिन। ये मतलब 3 एलील्स इसके होते हैं। आई ए हो सकता है, आई बी हो सकता है या आई जीरो हो सकता है। अब देखते हैं ये आखिर है क्या। ये तो आप जानते हैं कि जीन जो होते हैं वो पेयर में होंगे। तो आई हो सकता है या आई जीरो हो सकता है, आई बी हो सकता है, आई बी या आई जीरो हो सकता है, आई बी हो सकता है, आई जीरो हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है कि ये जीन्स एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, होमोजाइगस रहे या हेट्रोजाइगस। हमने जीनोटाइप का भी जिक्र कर दिया है, बहुत मुश्किल नहीं पड़ेगा। और मुश्किल पड़े तो अभी इसको आप छोड़ भी सकते हैं, हम लोग अलग से देख लेंगे, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है ये। जैसे देखते हैं ब्लड ग्रुप ए जो है, ब्लड ग्रुप ए, तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, आई या आई जीरो हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में ये एक ए एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। ये जो आई जीन है, आइसोएग्लूटिनिन, ये 3 एलील्स इसके अवेलेबल होते हैं, आई बी, आई जीरो। ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटीजन होते हैं और इनको एंटीजन ए और एंटीजन बी, 2 तरह के एंटीजन ये प्रोड्यूस करते हैं। एंटीजन जो होते हैं वो जैसा कि हमने बताया आरबीसी के सतह पर होते हैं और ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होते हैं। ये हमने लिखा है जीनोटाइप। और एंटीजन इन आरबीसी की दीवारों पर एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडीज़ ब्लड प्लाज्मा में होता है। आइए देखते हैं। अब जैसे ब्लड ग्रुप ए जो है तो इसका जीनोटाइप हो सकता है आई या आई जीरो। एंटीजन इसमें ए होगा और इसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ बी होगा। यानी कि वो जो ब्लड ग्रुप बी है उसके लिए उसमें एंटीबॉडीज़ पाया जाता है। और ये जो ब्लड है अपना वो दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और ये ए से ब्लड ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। आइए ब्लड ग्रुप से समझते हैं इसको। ये ब्लड ग्रुप ए जो है तो इसका जीनोटाइप हो सकता है आई या आई जीरो। बी ब्लड ग्रुप का आई बी या
IB I0, AB ब्लड ग्रुप का IA IB और O ब्लड ग्रुप का I0 I0। इस जीनोटाइप के आधार पर होगा क्या कि ब्लड ग्रुप A जो है वो एंटीजन A बनाएगा, ब्लड ग्रुप B एंटीजन B बनाएगा, ब्लड ग्रुप AB दोनों ही एंटीजन बनाएगा, A और B दोनों ही एंटीजन बनाएगा। और वो ग्रुप जो है, वो ग्रुप का मतलब हुआ कि ये कोई एंटीजन नहीं बनाएगा। मतलब कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है उसमें A एंटीजन होता है, जिसका ब्लड ग्रुप B है उसमें B एंटीजन होता है, जिसका ब्लड ग्रुप AB है इसका मतलब हुआ कि उसमें A और B दोनों ही एंटीजन है, और जिसका ब्लड ग्रुप O है इसका मतलब हुआ कि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। अब देखिए, ब्लड ग्रुप A में A एंटीजन होगा तो ये RBC की दीवारों पर होता है, और उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा B के लिए, B एंटीबॉडी उसमें होगा, यानी कि वो जो ब्लड ग्रुप B है उसके लिए उसमें एंटीबॉडी होगा। जो ब्लड ग्रुप B है, ब्लड ग्रुप जो B है इसमें एंटीजन B होगा और एंटीबॉडी होगा A के लिए। AB में क्या है कि AB में एंटीजन AB है, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में नहीं होता है। और ब्लड ग्रुप O जिसका है इसमें एंटीजन तो कोई नहीं है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन इसमें A के लिए भी एंटीबॉडी है और B के लिए भी एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में होता है। अब देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, किसी का ब्लड हम जब किसी को देते हैं इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि A का ब्लड हम A को दे सकते हैं, हम A को दे सकते हैं और AB को भी दे सकते हैं, ठीक है। और लेंगे किससे? अगर A ग्रुप वाले को ब्लड चाहिए तो वो ले सकता है, A से ले सकता है और O से ले सकता है, इसलिए कि A में A एंटीजन तो है ही और O में कोई एंटीजन है ही नहीं। तो A ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को हम ब्लड A का दे सकते हैं या O का दे सकते हैं। B को देखिए, ब्लड ग्रुप जिनका B है उनमें B एंटीजन है और A के लिए एंटीबॉडी है, तो हम B का ब्लड A को नहीं दे सकते, A को नहीं दे सकते, O को भी नहीं दे सकते। हम दे सकते हैं B को दे सकते हैं और AB को दे सकते हैं। और अगर B ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड चाहिए तो वो कहाँ से ले सकता है? वो B का ले सकता है और O का ले सकता है। उसी तरह से AB का देखें, AB ब्लड ग्रुप जिनका है इसमें दोनों ही एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं है। तो इसको अगर ब्लड देना है तो ये सिर्फ AB को दे सकता है ब्लड, AB को ब्लड दे सकता है। और इसको अगर ब्लड चाहिए, AB को अगर AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अगर ब्लड चाहिए तो ये कहाँ से लेगा? ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। और ब्लड ग्रुप जिनका O है उसमें कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी A के लिए भी है और B के लिए भी है। तो इसमें चूँकि कोई एंटीजन नहीं है इसलिए, और इसमें दोनों ही एंटीबॉडीज़ है, A के लिए भी है और B के लिए भी है। अब इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो O का ब्लड हम किसी को भी दे सकते हैं, ऑल सबको हम दे सकते हैं O का ब्लड। और अगर O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड चाहिए तो वो सिर्फ O का ही ब्लड ले सकता है, ठीक है। O का ब्लड वो O का ही ब्लड वो ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी A और B दोनों है। तो दूसरा कोई ब्लड हम O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को नहीं दे सकते, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि AB जो है, AB किसी से भी ब्लड ले सकता है। AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड
दिया जा सकता है, इसलिए AB को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब कि किसी का भी ब्लड ले सकता है। और वो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो कैन गिव ब्लड टू ऑल, किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। तो O यूनिवर्सल डोनर है और AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। अब ABO ब्लड ग्रुप के आधार पर तो आपने समझ लिया कि हम किसका ब्लड किसको दे सकते हैं, लेकिन जो दूसरा ब्लड ग्रुपिंग है वो है RH फैक्टर। RH ये RH शब्द आया है रिसस से। रिसस इसको 1940 में लैंडस्टेनर और वियनर और लैंडस्टेनर ने मिलकर रिपोर्ट किया था और सबसे पहली बार ये खोजा गया था ये रिसस मंकी में। रिसस RH लिया गया है ये रिसस से। रिसस मंकी में चूँकि पहली दफ़ा वो प्रोटीन मिला था, फैक्टर मिला था, RH फैक्टर भी कहते हैं उसको, इसलिए ये ले लिया गया RH, और ग्रुप का नाम भी RH ग्रुपिंग कहते हैं इसको। और RH फैक्टर जो इसमें एंटीजन पाया गया उसको कहते हैं RH फैक्टर। ये जो एंटीजन है ये बहुत ही यूनिवर्सल है, ठीक है। अब देखिए, तो आप देखे होंगे कि A पॉजिटिव, A निगेटिव, ये पॉजिटिव कहने का मतलब है कि RH फैक्टर प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, और RH निगेटिव कहने का मतलब है कि RH फैक्टर नहीं है। तो ABO के साथ साथ हम RH फैक्टर भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब दुनिया में 80% से अधिक ह्यूमन बीइंग्स में 80% से अधिक RH पॉजिटिव ही पाया जाता है। अगर रेस की बात करें हम लोग, तो जो वाइट पॉपुलेशन है, वाइट पॉपुलेशन का 85 to 99% RH पॉजिटिव है, और अमेरिकन ब्लैक्स जो हैं वो 95% RH पॉजिटिव है। और अगर अफ्रीकी ब्लैक्स की बात करें तो 100%, अफ्रीका के जो ब्लैक्स होते हैं वो 100% RH पॉजिटिव होते हैं। जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है तो इसमें कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि कौन सा ब्लड किस ग्रुप का डोनर है, किस ग्रुप का रिसीवर है, कौन सा रिसीव करेगा, कौन सा वो नहीं करेगा। चूँकि एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में उसको एक्सटर्नल मान के रिएक्ट करता है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, काफ़ी रिएक्शन हो जाता है। तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के समय ये देखना होता है कि RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। RH पॉजिटिव का ब्लड हम RH पॉजिटिव को ही दे सकते हैं। अगर RH पॉजिटिव को ब्लड चाहिए तो हम RH पॉजिटिव का भी दे सकते हैं और RH निगेटिव का भी दे सकते हैं। लेकिन अगर RH निगेटिव अगर पेशेंट है तो उसको RH निगेटिव ब्लड ही चाहिए। तो ये देखना होता है ट्रांसफ्यूज़न में। एक नेचुरल घटना होती है पेरेंट्स में अगर फादर RH पॉजिटिव हो और मदर RH निगेटिव हो, और बच्चे का मतलब भ्रूण में अगर भ्रूण बन गया RH पॉजिटिव तो एक प्रॉब्लम होता है वहाँ। अब जैसे भ्रूण का RH पॉजिटिव है और मदर का क्या है, RH निगेटिव है, तो होता क्या है कि जब कांटेक्ट में आता है मदर का और भ्रूण का ब्लड कांटेक्ट में आएगा तो मदर का ब्लड उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। तो चूँकि पहले से अगर कोई इस तरह की बात मतलब कोई RH प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं हुआ हो मदर में तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले चाइल्ड में अभी एंटीबॉडीज़ बनता है तब तक वो फीटस कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब दूसरी बार, अब चूँकि मदर के बॉडी में बहुत सारा एंटीबॉडी बन चुका होगा RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में,
तो दूसरी बार अगर दूसरी बार भी बच्चे का RH पॉजिटिव हो गया और मदर का निगेटिव तो है ही, तो क्या होगा कि अब तो एंटीबॉडीज़ की संख्या अधिक हो चुकी होती है, तो क्या होता है कि फीटस जो है, भ्रूण है, भ्रूण के RBC को ये एंटीबॉडीज़ मारने लगते हैं। मदर के शरीर में ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ बना वो फीटस को नष्ट करने लगता है और उसके RBC को डैमेज करने लगता है। इस स्थिति को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो उसमें क्या होगा कि बच्चे का RBC तो डैमेज हो जाएगा, तो बच्चे का अगर जन्म हो भी गया, अगर वो बच भी गया तो एनेमिक होता है, मतलब कि उसमें ब्लड की कमी होती है। इसको हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न मतलब उसको जन्म में ही ब्लड की कमी होगी, एनेमिक होगा वो। तो ऐसी स्थिति अगर डिटेक्ट हो जाती है, पहले डिटेक्ट हो जाती है, तो पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में डॉक्टर्स मॉनिटर करते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है, वो anti-RH एंटीबॉडी का वो इंजेक्शन दे के उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये है हमारा ब्लड ग्रुप। बस आज के लिए इतना ही और बाद में देखेंगे। थैंक्स।